हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहित। तो आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो फर्स्ट चैप्टर है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एंड तो हम इसको एनसीईआरटी से हम गो थ्रू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम कि भी एज यू हैव रेड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन द सिंपल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, टू डिराइव द एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो परफॉर्म होती है एज ए ऑक्सीजन के ब्रेक डाउन प्रोडक्ट, ठीक है। तो विच इज़ हार्मफुल है, तो उसको क्या है, हमें बॉडी से हमें उसे निकालना पड़ता है, तो उसे हम एक्सपायरेशन बोलते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड एक्सेलिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। सो एंड जो रेस्पिरेशन वो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जिससे ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन द प्रोडक्ट्स इन द बॉडी लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स टू डिराइव द एनर्जी। तो जो वो प्रोसेस है ब्रेक डाउन का, उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, केमिकल प्रोसेस जो है। एंड ब्रीदिंग इज सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ये हमारा इसके अंदर इतना ही है। देन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में हम आ जाते हैं। तो मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स आगे लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, प्लेटफॉर्म्स एक्सेट्रा, इनके अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये अपनी बॉडी के थ्रू ही यहाँ पे लाइक पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जिनके थ्रू ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक लेगा। ऑक्सीजन अंदर आ गई एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चलेगी, ठीक है। ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स का है। फिर आते हैं थोड़े से जैसे अर्थवॉर्म्स लिखा हुआ है, यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब्स। तो अर्थवॉर्म्स के ऊपर लिखे हैं जैसे मॉइस्ट क्यूटिकल्स है, ठीक है। ये अपने क्यूटिकल जो होगी, इसकी आउटर कवरिंग ऑफ स्किन होगी, उसके थ्रू करता है। इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच है ना, इसके अंदर ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं। फिशेस के अंदर गिल्स होती हैं, ठीक है। एंड अपने ये सब कुछ हो गया। फिर उसके अमंग वर्टिब्रेट्स फिशेस यूज गिल्स, वेयरएस एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। तो हायर जो ऑर्गेनिजम्स है वो दे यूज लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। फिर अब आता है हमारा मेन टॉपिक, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अंदर हमें सबसे पहले पार्ट्स पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले ये फिगर 14.1 हम समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। तो यहाँ से हमारा मेन शुरू हो रहा है। हमारा देखो, हमारा ये नोज है हमारी, ठीक है। नोज के अंदर हमारी दो नोस्ट्रिल्स होती हैं, 1 और 2, ठीक है। तो वो दोनों हमारी फिर आगे कंटिन्यू होती हैं। ये देखिए, ये जो है इसके अंदर लेरिंग्स के अंदर कंटिन्यू हो जाएंगी। लेरिंग्स देन गोज टू ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है वो यहाँ पर आके एक लेवल पर आके ये ट्रेकिया डिवाइड हो जाती है दो पार्ट्स में, ऐसे आ रही है। एंड देन लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस में डिवाइड हो जाएगी। जैसे ये है ब्रोंकस, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। एंड देन ब्रोंकस आगे डिवाइड होते हैं ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू ब्रोंकियोल्स, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। एंड में टर्शियरी ब्रोंकियोल्स जो होते हैं दे कंटिन्यूअस एल्वियोलाई, ठीक है। तो दो लंग्स होते हैं, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग, ठीक है। जो लंग्स के बाहर हमारे पास रिबकेज होता है टू प्रोटेक्ट द लंग्स, एंड उसके बाद हमारी स्किन की कवरिंग आ जाती है। और जो लंग्स होते हैं, लेफ्ट लंग के अंदर ये एक हमारे पास ना डिप्रेशन टाइप होता है, एक एरिया होता है जिसे हम बोलते हैं कार्डिक नोज। इसके अंदर ये जो हार्ट है ये लॉज होता है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, जो ये जो एरिया है, दिस इज द कार्डिक नोज। मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये जो एरिया है, ये जो सरफेस है बेसिकली, दिस इज द कार्डिक नोज। एंड नीचे आ गया डायफ्राम आ गया, ठीक है, जो कि थोरेसिक कैविटी को एब्डोमेन की जो हमारी कैविटी है उससे डिफरेंशिएट करता है। बेसिकली डायफ्राम जो है ये क्लोजली पैक करवा देता है थोरेक्स को, ठीक है। अब आते हैं हम पोर्शन पे। वी हैड अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल nostrils opening out above the upper lips. It leads to the nasal chamber through the nasal passage. वही सब लिखा जो मैंने बताया। फिर जिससे फेरिंग्स में जाता है, ठीक है। पोर्शन जो कि कॉमन है फूड एंड एयर। अब हमारा माउथ जो है वो भी फेरिंग्स में कंटिन्यू होता है, और जो नोज है, नोस्ट्रल्स है, वो भी फेरिंग्स में कंटिन्यू होती है।
देन फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स आता है, ठीक है। देन ट्रेकी आता है हमारे पास, ठीक है, वही लिखा हुआ है। लेरिंग्स जो है वो साउंड बॉक्स होता है, क्योंकि ये साउंड की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। कार्टिलेजिनस बॉक्स है। और ड्यूरिंग स्वेलोइंग ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कॉन्टिन्यूस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड। तो अब बेसिकली क्या है, जो एपिग्लोटिस है ना, एक ग्लोटिस जो है एक ट्यूब की ओपनिंग है, ठीक है। जैसे ये ट्यूब है ना, इस ट्यूब की जो ओपनिंग है, दिस इज द ग्लोटिस। इसके ऊपर क्या है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है पत्ती की तरह, जिसे हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। अब ये क्या, ये इसे कवर कर लेता है जब हम खाना खा रहे होते हैं। अब ये क्या हमारे ट्रैकिया में कंटिन्यू होता है। एपिग्लोटिस क्या है, कवर्स द ग्लोटिस, ताकि जो खाना है वो हमारे ट्रैकिया में ना जाके हमारे ईसोफेगस में चल जाए। ये ऐसे कवर हो जाता है, ठीक है। देन फिर उसका ट्रैकिया में कंटिन्यू होती है, जो कि लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। देन ईस्ट ब्रोंकाई, आगे सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल जो होते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स अपने टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड करते हैं, जो कि आगे एल्वियोलाई में कंटिन्यू होते हैं। अब एल्वियोलाई क्या होती है, एल्वियोलाई एक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स है। ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स में बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, एक सेकेंड। अब ये देखो, ये क्या, ये एल्वियोलर कैविटी है हमारे पास। ये एक पूरा जो है ना, ये दिस इज द एल्वियोलाई, ओके। एल्वियोलाई है, एंड ये क्या है, ये हमारे पास ब्लड वेसल है, ये वाली, ये लंग्स की ब्लड वेसल है, ठीक है। अब लंग्स की जो ब्लड वेसल है ना, जो ये इसका टिश्यू होता है, ये सेल है, दिस इज द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ये जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है ना, इसके अंदर ऐसे फ्लैटन सेल्स होते हैं, सिंगल लेयर के सेल्स होते हैं, जिसके थ्रू आसानी से हमारा गैसियस एक्सचेंज हो जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो क्या है, जो ये एक्सचेंजिंग सरफेस होता है ना, ये वाला, ये एक्सचेंजिंग सरफेस है एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में। इट कंपोज ऑफ 3 थिंग्स। सबसे पहले ये फर्स्ट वन इज एल्वियोलाई की जो हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल, वन सेल थिक, ठीक है। देन उसके बाद ये जो बीच में ये सब्सटेंस आपको दिख रहा है, दिस इज द बेसमेंट सब्सटेंस। फिर देन उसके बाद एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरी, ये वाला, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं, मैं इसको क्लियर अप कर देता हूँ। तो ये जो 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें मिलके बनाती हैं हमारे पास जो बेसिकली जो एक्सचेंज एरिया है गैसेस के लिए, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं, यहाँ पे थे हम, जो लंग्स हैं, एक सेकंड रुको। अब आ जाओ, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। स्टेप्स हैं बेसिकली ब्रीदिंग और पल्मोनरी। फर्स्ट है ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन। सबसे पहले क्या, एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो हमारे लंग्स के अंदर आएगी, ठीक है। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर है वो लंग्स में से बाहर चली जाएगी, ठीक है। देन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। अब क्या है, यहाँ से गैस आई, ठीक है, लंग्स के थ्रू, यहाँ से आते आते एल्वियोलाई तक पहुँच गई। अब यहाँ से जो है डिफ्यूजन हो जाएगा ब्लड वेसल्स में, वो हो गया सेकेंड स्टेप। फिर ट्रांसपोर्ट होगा गैसेस का बाय द ब्लड। फिर क्या है, अब यहाँ पे एल्वियोलाई है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ब्लड वेसल है एंड यहाँ पे हमारे पास टिश्यू है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप, अब ये लंग्स है हमारे पास, मान लो फर्स्ट स्टेप क्या था, जो है एटमॉस्फेरिक एयर से लंग्स में आएगी, फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप क्या है, लंग से एल्वियोलाई में जाएगी, सॉरी एल्वियोलाई से ब्लड में जाएगी, सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या है, ब्लड के अंदर कैरी होगी टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप क्या, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज, ये फोर्थ स्टेप हो गया, ठीक है। फिफ्थ स्टेप क्या है, यूटिलाइजेशन। तो ये सारे हमारे पास स्टेप हो गए, सिंपल है, बेसिक है, कुछ घबराने वाली बात नहीं है। देन आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के अंदर क्या होती है, 2 स्टेजेस होती है, वन इज इंस्पायरेशन एंड सेकंड इज एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मीन्स जो हम सांस अंदर लेते हैं, ड्यूरिंग विच द एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन। एक्सपायरेशन रिलीज आउट, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर।
अब इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली देखो तुम सब ने पढ़ा होगा कि भी कोई भी चीज़ है जनरली वो क्या है, हायर प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो जो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस मतलब प्रेशर का डिफरेंस। तो बेसिकली क्या है, अगर बाहर एटमॉस्फेयर में, ठीक है, प्रेशर ज़्यादा होगा और अंदर बॉडी के अंदर यानी कि लंग्स के अंदर प्रेशर कम होगा, मतलब ग्रेडियंट आ गया, तो क्या है, जो एयर है ना, जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर टू बॉडी मतलब एटमॉस्फेयर टू लंग्स हमारी मूव कर जाएगी। तो यही है बेसिकली फंडा हर जगह पे। तो यहाँ पे वही लिख रहे हैं, बाहर प्रेशर ज़्यादा है जिसकी वजह से, और लंग्स में कम है तो प्रेशर ग्रेडियंट है, तो हवा जो ऑक्सीजन है वो लंग्स में आ जाएगी। आगे लिख रहे हैं, इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि मैंने बताया, ठीक है। तो डायफ्राम, अब आता है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, जो लंग्स का प्रेशर है वो हायर हो। कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में ज़्यादा होती है, बाहर कम होती है, लंग्स में प्रेशर ज़्यादा है, बाहर कम है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से बाहर मूव आउट कर जाएगी। तो आगे है, diaphragm and a specialized set of muscles, external and internal intercostal muscle between the ribs, helping generation of such gradients। अब ये क्या है, हमारे पास मसल्स होते हैं, ये देखो, ये एक मसल है जो कि डायफ्राम, ठीक है, फर्स्ट मसल ये है। अब बाकी मसल होते हैं हमारे पास इंटरकोस्टल मसल, वो क्या होते हैं, ये हमारे पास दो रिब्स है, ठीक है, इन दो रिब्स के बीच में हमारे पास है मसल, ऐसे एक ऐसे बैंड होता है और एक बैंड होता है ऐसे। एक होते हैं ये जो बाहर वाले हैं, ये एक्सटर्नल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, ये अंदर वाले इंटरनल इंटरकोस्टल। तो इन इसका इसका और इसका, ये तीन मसल्स जो हैं ये बहुत हेल्प करते हैं हमारी जो प्रेशर ग्रेडियंट बनाने हैं ना, ताकि हमारा रेस्पिरेशन जो है, ब्रीदिंग है जो बेसिकली वो अच्छे से होती रहे। तो इस चीज़ के लिए मसल बहुत हेल्प करते हैं। देखो लिखा द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट्स अप द रिब्स, लिफ्ट्स अप, ठीक है, एंड द स्टर्नम कोजिंग एन इंक्रीज इन द थोरेसिक चैम्बर एंड द डोर्सोवेंट्रल एक्सेल। अब क्या है, बेसिकली तुमने ये याद रखना है कि जो एक्सटर्नल, देखो ये डायग्राम देखो जो ये है 14.2, डायफ्राम अगर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करा, देखो रिलैक्स स्टेट में गया डायफ्राम ऐसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो डायफ्राम ऐसे हो जाएगा, ठीक है, नीचे आ गया, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करा, ठीक है, तो क्या है हमारे, और जो एक्सटर्नल मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करे, देखो जैसे लिखा हुआ है इसमें, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल मसल्स एंड इंक्रीज इन द वॉल्यूम। क्या डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करा तो ये नीचे आ गया, एक्सटर्नल मसल कॉन्ट्रैक्ट करी तो इसको बाहर की तरफ खींचेगी, रिब्स को, रिब्स के साथ लंग है बेसिकली अंदर वाली साइड पे, तो रिब्स बाहर की तरफ जाएंगे तो लंग्स भी बाहर की तरफ जाएगा, तो ओवरऑल क्या है ये बढ़ की जाती है स्पेस। इसकी वजह से हमने पढ़ा है फिजिक्स के अंदर, प्रेशर इक्वल टू, बेसिकली जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब वॉल्यूम क्या इंक्रीज हो गया तो प्रेशर डिक्रीज हो गया, अंदर प्रेशर डिक्रीज हो गया, ऑक्सीजन का प्रेशर डिक्रीज हो गया, टोटल एयर का प्रेशर डिक्रीज हो गया, बाहर प्रेशर ज़्यादा है तो एयर जो है वो बाहर से अंदर मूव कर जाएगी, तो ये बेसिकली ग्रेडियंट बन गया, ऑक्सीजन अंदर मूव होगी। अब सिमिलरली एक्सपायरेशन के टाइम पे क्या होगा, डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, ये ऊपर हो गया, ठीक है, तो दोबारा से कपिंग होगी, ऐसे था ना पहले, अब इसके अंदर ऐसे कप बन गया, ठीक है, और जो है रिब्स एंड स्टर्नम में रिटर्न हो जाएगी ओरिजिनल पोजीशन पे, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारे पास पहले एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी वो रिलैक्स हो जाएंगी, एंड टू सम एक्सटेंट हमारे पास इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो जिसकी वजह से जो हमारे पास टोटल जो पल्मोनरी कैविटी है, लंग्स की जो पल्मोनरी कैविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, एंड हमारे पास इंट्रा पल्मोनरी जो है प्रेशर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो अब क्या तो जैसे कैविटी डिक्रीज होगी मतलब कि वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, तो हमने पढ़ा था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो प्रेशर बढ़ गया, तो इस केस में क्या अंदर प्रेशर इंक्रीज तो और बाहर कम है, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर से बाहर चली जाएगी। ये सब कुछ है तुम्हारा बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। अब आ जाओ हम क्या जो भी हमारे ये होते हैं ना रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स वगैरह, लंग्स की कैपेसिटी होती है, वॉल्यूम्स होते हैं, दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी इज द कलेक्शन ऑफ वॉल्यूम्स, ठीक है, ये तुमने चीज़ याद रखनी है। तो हम करते हैं इसको
देखते हैं वन बाय वन। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली, एक सेकंड रुको। अब नॉर्मली क्या है, जो भी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, वो टाइडल वॉल्यूम होता है। जो कि हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं, जितनी हवा हम अंदर खींच रहे हैं, जितनी बाहर छोड़ रहे हैं, वो टाइडल वॉल्यूम है, विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट एनी फोर्सफुल एफर्ट। तो दिस इज 500 ml, ठीक है। ये तुमने याद रख लोगे कि भी अब जैसे एक नॉर्मल हम 12 बोलते हैं ब्रीदिंग रेट, है ना। तो 12 इंटू 500 तुम करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 6000 आ जाएगा ना। तो दिस इज द, ये 6000 की जो है ना ऐसी आई है कि भी 1 मिनट के अंदर जो है अराउंड 6000 ml टाइडल वॉल्यूम के हिसाब से नॉर्मली पर पर्सन जो है वो इंस्पायर करता है, एक्सपायर करता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है कि जो पर्सन इंस्पायर कर सकता है जितनी एयर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ठीक है। दिस इज द 2500 टू 3000 ml, ठीक है। ये वो है जो टाइडल वॉल्यूम के एक्स्ट्रा जो पर्सन जो है इंस्पायर कर सकता है, ठीक है। जैसे हम जोर की सांस, एक हमने नॉर्मल सांस ले ली, फिर हम जोर लगा के उसी के अंदर सांस लें, तो ये वो वाला वॉल्यूम ऑफ एयर है। अब आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सेम यही इसके अंदर ये केस है कि हमने नॉर्मल सांस छोड़ दी टाइडल वॉल्यूम के हिसाब से, फिर हम जोर लगा के छोड़ेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा सांस भी हम छोड़ सकते हैं। दिस इज दैट एयर, एंड ये होती है 1000 to 1100 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम होती है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन हमने कर दी, फिर भी क्या है, लंग्स में कुछ ना कुछ एयर होती है। इस एयर का क्या फंक्शन है, अगर ये एयर नहीं होगी तो हमारे लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे, ठीक है। तो जो ये एयर होती है 1100 to 1200 ml, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे मैंने कहा, ये सारे वॉल्यूम को मिला के जो चीज़ बनती होती है कैपेसिटी, ठीक है। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, टोटल जो इंस्पायर कर सकता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। एक्सपायरेटरी में जो टोटल एक्सपायर कर सकता है नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है, मतलब फंक्शनल स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में तुम्हारे लंग्स में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर है, ठीक है, जो कि है टाइडल वॉल्यूम, सॉरी रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस में ERV, ठीक है। ERV क्या है तुम्हारे पास, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो जो ये दोनों चीज़ें, ये दोनों मिला के बनाए तुम्हारी FRC। अब वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये वाइटल कैपेसिटी होगी। टोटल लंग कैपेसिटी होगी, तुम्हारे लंग्स में टोटल कितनी एयर आ सकती है, वो सभी को प्लस कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। जो ये है ना, बेसिकली ये जो है, ये तुम्हारे नीड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे MCQs आते हैं, सीधे मैचिंग में आ जाता है। ये जो वैल्यूज़ है ना, ये वैल्यूज़ तुम्हें याद करनी है, ठीक है। तो हम आ जाओ नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन दिस साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर और कंसंट्रेशन। मैंने बताया जो भी एक्सचेंज होता है प्रेशर या कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट के हिसाब से एक्सचेंज होता है। Solubility of the gases as well as the thickness of the membranes involved in diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion. तो अब बेसिकली क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन में जनरली बोलो ना, किन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कोई चीज़ तुम्हारी कितनी जल्दी डिफ्यूज़ करेगी। एक तुम्हारा पॉइंट होता है कि जो इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूज़ करना है, उस मेम्ब्रेन की थिकनेस क्या है, ठीक है, थिकनेस। दूसरा क्या है, प्रेशर का ग्रेडियंट क्या है तुम्हारे पास, ठीक है। यही चीज़ लिखे कि तीसरी चीज़ आ गई कि भी जो भी चीज़ है वो सोल्यूबिलिटी कैसे है उसकी, हाईली सोल्यूबल है या नहीं है, ज़्यादा सोल्यूबल है ना, वही लिखे। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन्स पर डिपेंड करता है एंड प्रेशर पे डिपेंड करता है, ठीक है। प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। अब क्या है, मान लो एक कंटेनर है, इसके अंदर दो गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। टोटल प्रेशर इसका है 40 mm ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, इस कंटेनर का प्रेशर है। अब क्या, जो 40 mm ऑफ मर्क्यूरी का प्रेशर है, ये कुछ प्रेशर तो ऑक्सीजन की वजह से होगा, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होगा, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन का इंडिविजुअल प्रेशर है उसे हम बोलेंगे PO2, कार्बन डाइऑक्साइड का इंडिविजुअल प्रेशर उसे हम बोलेंगे PCO2। दैट मीन्स दैट PO2 प्लस PCO2
इक्वल्स टू 40। ये कंसेप्ट समझ आ गया, तो ये अगला ये जो टेबल है ये आसानी से समझ आ जाएगा। तो मैंने बताया जैसे कि भी ग्रेडियंट होना चाहिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, मतलब कि भी जहां से गैस जानी है किसी कई जगह पे, जिस जगह पे एक्सचेंज होनी है, जहां से निकलनी है वहां पे हाई प्रेशर होना चाहिए, जहां जानी है वहां लो प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन पार्शियल प्रेशर दिस टू गैसेस जो है ये तुम्हारे पास ये टेबल में दिया है 14.1 टेबल। अब ये जो टेबल है तुम्हारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी वैल्यूज तुम्हें सारी वैल्यूज याद करनी है, पूरा टेबल एग्जैक्टली याद करना है। ये तुम्हारा नीट के अंदर क्वेश्चन आता है सीधा बन गया टेबल पे, ठीक है। अब देखो जैसे ये जो वैल्यूज है ना, यही वैल्यूज इस फिगर में भी है। इस फिगर को हम देखते हैं, देखो सबसे पहले ये हम नोट कर लेते हैं ऑक्सीजन की PO2 एटमॉस्फेयर में कितना है 159 है mm ऑफ मर्क्यूरी। ये तुम्हें यूनिट्स भी याद करनी है, ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड का PCO2 कितना है 0.3। अब देखो लंग्स के अंदर एल्वियोल में PO2 है 104, ये 159, ग्रेडियंट बन गया, बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तो ऑक्सीजन आ गई अंदर, ठीक है। अब आ जाओ पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इसके अंदर कितना प्रेशर है हमारे पास, अब जो है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजन लेगा ना लंग से, तो ये 40 है, ठीक है। 104 और 40, ये इसके अंदर 40 है, तो यहाँ से क्या ऑक्सीजन आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है, पल्मोनरी वेन। अब वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में प्रेशर तुम्हारे पास 95, ये रहा। अब टिश्यूज के अंदर तुम्हारा प्रेशर है 40, सॉरी ये नहीं, यहाँ पे टिश्यूज में तुम्हारे पास है 40, तो अब ये कि यहाँ पे 95 है, यहाँ 40 है, तो ये आ गई ऑक्सीजन ऐसे अंदर। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ऐसे यहाँ से यहाँ चली जाएगी, एंड देन यहाँ से यहाँ, एंड देन आउटसाइड। तो क्या कहते हैं, अब क्या कह रहा है ये, as the solubility of the carbon dioxide is 20 to 25 times higher than that of oxygen, the amount of carbon dioxide that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in the partial pressure is much higher compared to that of carbon dioxide। अब क्या कह रहा है ये, जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ना ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं, लगभग 20 to 25 टाइम्स। तो जिस वजह से क्या है जो कार्बन डाइऑक्साइड वो ज़्यादा इजीली हमारे पास एक्सचेंज हो जाती है। फिर यही आगे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किन किन चीज़ों से बनती है, 3 चीज़ों से बनती है जो मैंने आपको बता दिया। एल्वियोले की ये एपिथेलियम एंडोथेलियम होगी, देन जो कि तुम्हारे पास ब्लड वेसल की है, देन थर्ड हो गया तुम्हारा बेसमेंट सब्सटेंस, वही लिखा, ठीक है। आगे हमारा रह गया ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो ये जितना भी रह गया हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कोई क्यूरी हो या कुछ और चीज़ पे टॉपिक पे चाहिए हो तो कमेंट, अगली इस वीडियो में जिस टॉपिक पे बनाऊँ उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह ये मेरी वीडियो पहुँचे, ठीक है। चलो थैंक यू।